सावन का महीना था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे बारिश होने वाली हो पर हो नहीं रही हो। नत्थू काका के घर में आज रौनक थी। उनके बड़े बेटे की शादी थी और बहू पहली बार घर आ रही थी। पूरे गांव की औरतें और बच्चे दरवाजे पर जमा थे, ताक रहे थे कि कब नई बहू की डोली आएगी। थोड़ी देर में डोली आई। 4 लोग उसे कंधे पर उठाए हुए थे। उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। डोली धीरे धीरे नत्थू काका के घर के सामने रुकी। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत रामकली दादी आगे बढ़ी। उनके हाथ में आरती की थाली थी। उन्होंने डोली के पास जाकर आवाज लगाई, बहू रानी उत्तर आओ, यह तुम्हारा घर है। डोली का पर्दा हटा और उसमें से एक आकृति धीरे से बाहर निकली। वो नई बहू थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसका सिर एक लंबे घूंघट से ढका हुआ था। घूंघट इतना लंबा था कि उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, बस साड़ी का किनारा और उसके पांव दिख रहे थे। जैसे ही उसने डोली से पैर जमीन पर रखे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। गांव की औरतों ने फुसफुसाहट शुरू कर दी। अरे, पायल की आवाज क्यों नहीं आई? एक औरत ने दूसरी से पूछा। हां, मैंने भी ध्यान दिया, बिल्कुल आवाज नहीं आई, दूसरी ने जवाब दिया। आमतौर पर नई बहू जब आती है तो उसकी पायल की छन छन से पूरा माहौल गूंज उठता है, लेकिन यहां तो सन्नाटा था। सबने देखा कि भाभी के पांव में चांदी की पायलें थीं, पर उनसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर एक और अजीब बात हुई। गांव के आवारा कुत्ते, जो हमेशा किसी भी नए आदमी को देखकर भौंकना शुरू कर देते थे, वो आज बिल्कुल चुप थे। वे सब एक कोने में दुबके हुए थे। उनकी पूंछें दबी हुई थीं और वे भाभी की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी अदृश्य चीज से डर गए हों। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और वे कोई आवाज नहीं निकाल रहे थे। भाभी धीरे धीरे रामकली दादी के पास आईं। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और सिर झुका लिया। रामकली दादी ने आरती की थाली आगे बढ़ाई। जब भाभी ने आरती ली तो उनका हाथ बहुत ठंडा महसूस हुआ, जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। रामकली दादी को एक पल के लिए अजीब लगा, पर उन्होंने सोचा शायद सफर की थकान होगी। भाभी ने आरती के बाद धीरे से घर के अंदर कदम रखा। उनके चलने की आवाज भी नहीं आ रही थी, जैसे वो हवा में चल रही हों। उनकी नजरें घूंघट के पीछे से नीचे झुकी हुई थीं, पर गांव वालों को लगा जैसे वो घूंघट के भीतर से ही सबको देख रही हों। उनकी चाल में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वो कोई पुतला हो। नत्थू काका की पत्नी यानी भाभी की सास उन्हें अंदर ले गईं। घर के अंदर भी एक अजीब सी शांति थी। बच्चे जो बाहर खेल रहे थे वो भी चुप हो गए थे। सबने नई बहू को देखा, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी बहू है जो इतनी खामोश है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था, बस एक स्थिर शांत आकृति। रात हुई, खाना खाया गया। भाभी ने बहुत कम खाया। जब कोई उनसे बात करने की कोशिश करता तो वो बस सिर हिला देती या बहुत धीमे से 1-2 शब्द बोलती। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई देती थी। नत्थू काका ने सोचा, नई नई आई है, शर्मा रही होगी, पर उनके मन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के खाने के बाद जब सब सोने चले गए तो नत्थू काका के छोटे बेटे बंटी को प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए उठा। घर के दालान में हल्की सी रोशनी थी। बंटी ने देखा कि भाभी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थीं। वो घूंघट में ही थीं और उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। बंटी ने सोचा शायद वो बाहर किसी काम से आई होंगी। उसने पानी पिया और वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ा। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई बहुत धीमे से कुछ कह रहा हो, पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। बंटी ने पलटकर देखा। भाभी अभी भी वहीं खड़ी थीं, पर अब उनका सिर थोड़ा सा टेढ़ा था, जैसे वो किसी को सुन रही हो जो वहां नहीं है। बंटी को एक अजीब सा डर लगा। उसने जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें खुली थीं और उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। भाभी घर में किसी से ज्यादा बात नहीं करती थीं। वो अपना काम चुपचाप करती, जैसे कोई मशीन हो। उनकी चाल में कोई आवाज नहीं थी और उनकी पायलें कभी नहीं बजती थीं। गांव की औरतें कहती थीं, भाभी बहुत सीधी हैं, ऐसी बहू मिलना तो किस्मत की बात है। पर बंटी को वो सीधी नहीं लगती थी। उसे वो रात याद थी
जब उसने भाभी को दालान में खड़े देखा था, उनका सिर टेढ़ा था। वो बात उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। एक रात बंटी खेतों से लौट रहा था। वो गांव के बाहर वाले खेतों में काम करने गया था और देर हो गई थी। आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ दूर से गांव की कुछ बत्तियां टिमटिमा रही थीं। हवा में मिट्टी और गीली घास की महक थी। बंटी तेजी से चल रहा था ताकि जल्दी घर पहुंच जाए। अचानक उसे खेतों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखा। पहले उसे लगा कि कोई जानवर होगा, पर जब वो थोड़ा और पास आया तो उसकी सांसें अटक गईं। उसने देखा एक सफेद साड़ी में कोई आकृति खेतों के बीच चल रही थी। वो आकृति भाभी की थी। बंटी को यकीन नहीं हुआ। इतनी रात को भाभी खेतों में क्या कर रही हैं? बंटी झाड़ियों के पीछे छिप गया और ध्यान से देखने लगा। भाभी धीरे धीरे चल रही थीं, पर उनकी चाल बहुत अजीब थी। वो उल्टी दिशा में चल रही थीं। उनकी पीठ बंटी की तरफ थी, पर उनका सिर टेढ़ा होकर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे वो अपनी पीठ की तरफ देख रही हों और उसी दिशा में चल रही हों। बंटी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। भाभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। बंटी ने देखा कि उनके सिर के टेढ़े होने के बावजूद उनकी आंखें सीधे बंटी की तरफ देख रही थीं। वो आंखें, वो लाल थीं, बिल्कुल लाल, जैसे जलते हुए अंगारे हों। बंटी को लगा जैसे उन आंखों में कोई आग जल रही हो। वो आंखें स्थिर थीं, पलकें भी नहीं झपक रही थीं। बंटी को लगा जैसे उन आंखों में कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ और ही देख रहा हो। बंटी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसकी सांसें उखड़ रही हैं। उसके पूरे शरीर में पसीना आ गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। वो बस उस भयानक दृश्य को देख रहा था। भाभी की चाल में कोई आवाज नहीं थी, बस हवा की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी। पर वो कुत्ते भाभी की तरफ नहीं भौंक रहे थे, वो किसी और दिशा में भौंक रहे थे। लगभग 5 मिनट तक भाभी उसी तरह उल्टी चलती रहीं। फिर अचानक वो एक पेड़ के पास रुक गईं। उन्होंने अपना सिर और टेढ़ा किया और फिर से बंटी की तरफ देखा। इस बार उनकी लाल आंखें और भी ज्यादा चमक रही थीं। बंटी को लगा जैसे वो आंखें उसे बुला रही हों। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी तरफ खींच रही हो। बंटी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पीछे हट गया। वो डर से कांपता हुआ खेतों से भागा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस भागता रहा जब तक कि वो अपने घर नहीं पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो अपने बिस्तर पर जा गिरा। उसकी आंखें खुली थीं और वो छत को घूर रहा था। उसे बार बार भाभी की वो लाल आंखें और उल्टी चाल याद आ रही थी। उसे लगा जैसे वो आंखें अभी भी उसे देख रही हों। उस रात बंटी बिल्कुल नहीं सो पाया। अगले दिन सुबह हुई। बंटी उठा, पर उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बंटी ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी मां को देखता रहा। उसकी आंखें आज भी उसी ओर देखती रहती थीं, जहां कोई नहीं होता। वो किसी से कुछ बोल नहीं पाया। उसे लगा कि अगर उसने बताया तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। बंटी के चुप रहने से घर में एक अजीब सा माहौल बन गया था। वो किसी से बात नहीं करता था, बस अपनी दुनिया में खोया रहता था। उसकी आंखें हमेशा डरी हुई रहती थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे अंदर से खा रहा हो। नत्थू काका और उनकी पत्नी परेशान थे, पर बंटी कुछ बताता ही नहीं था। इधर घर में एक और अजीब घटना होने लगी। घर का सबसे पुराना कमरा, जो हमेशा बंद रहता था और जिसमें कोई नहीं जाता था, उसका दरवाजा हर रात अपने आप खुल जाता था। यह कमरा घर के बिल्कुल कोने में था, जहां पुरानी चीजें रखी रहती थीं। रात के गहरे अंधेरे में जब सब सो जाते थे, तो एक हल्की सी चरमराहट की आवाज आती थी और दरवाजा धीरे से खुल जाता था। फिर थोड़ी देर बाद बिना किसी आवाज के वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता था। पहले तो नत्थू काका ने सोचा कि शायद हवा से दरवाजा खुल जाता होगा। उन्होंने दरवाजे पर एक भारी पत्थर रख दिया ताकि वो खुले नहीं। पर अगली रात फिर वही आवाज आई। पत्थर अपनी जगह पर था, पर दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था।
ये देखकर नत्थू काका को भी अजीब लगा। एक रात नत्थू काका का दूसरा बेटा, जो बंटी से छोटा था और जिसे सब राकेश कहते थे, उसे इस बात पर मजाक सूझा। वो थोड़ा बहादुर और शरारती था। उसने सोचा कि वो देखेगा कि दरवाजा कैसे खुलता है। रात के 2 बजे होंगे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। राकेश चुपचाप अपने बिस्तर से उठा और उस पुराने कमरे के दरवाजे के पास गया। उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घना अंधेरा था। राकेश ने सोचा, आज देखता हूं कौन है अंदर। उसने धीरे से दरवाजे को थोड़ा और खोला और अंदर झांका। अंदर इतनी काली रात थी कि कुछ भी दिख नहीं रहा था। राकेश ने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की। तभी उसकी नजर छत की तरफ पड़ी। वहां कुछ था, एक आकृति। राकेश की सांसें गले में अटक गईं। उसने देखा, वहां भाभी खड़ी थीं, पर वो जमीन पर नहीं खड़ी थीं। वो छत से उल्टी लटक रही थीं। उनका सिर नीचे की तरफ था और उनके बाल जमीन पर फैले हुए थे। राकेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि भाभी का मुंह नहीं था। जहां मुंह होना चाहिए था, वहां बस एक काली परछाई थी, और उस काली परछाई के बीच से 2 लाल जली हुई आंखें चमक रही थीं। वही लाल आंखें जो बंटी ने देखी थीं। वो आंखें स्थिर थीं और सीधे राकेश की तरफ देख रही थीं। राकेश के पूरे शरीर में खून जम गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। वो बस उस भयानक दृश्य को घूर रहा था। भाभी की वो काली परछाई और लाल आंखें उसे अंदर तक डरा रही थीं। उसे लगा जैसे वो आंखें उसे अपनी तरफ खींच रही हों। एक पल के लिए राकेश को लगा कि वो वहीं गिर जाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और पीछे हटा। उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरने की आवाज से घर में हल्की सी हलचल हुई, पर कोई उठा नहीं। राकेश जल्दी से उठा और अपने कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर में घुस गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वो बाहर आ जाएगा। उस रात राकेश भी बंटी की तरह बिल्कुल नहीं सो पाया। उसकी आंखें खुली थीं और वो छत को घूर रहा था। उसे बार बार भाभी की वो उल्टी लटकती हुई आकृति और लाल आंखें याद आ रही थीं। उसे लगा जैसे वो आंखें अभी भी उसे देख रही हों। सुबह हुई। राकेश का चेहरा भी बंटी की तरह पीला पड़ गया था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। जब उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम भी बीमार हो क्या? तो राकेश ने कांपते हुए कहा, भाभी वहां थी, पुराने कमरे में। वो जमीन से नहीं, छत से उल्टी लटक रही थी। नत्थू काका और उनकी पत्नी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अरे, तुम भी बंटी की तरह हो गए हो, रात में बुरा सपना देखा होगा, नत्थू काका ने कहा। पर राकेश जानता था कि उसने क्या देखा था। उस रात से उसकी नींद गायब हो गई। वो दिन में भी डरा डरा सा रहता था। घर में अब 2 लोग थे जो कुछ भयानक देख चुके थे, पर कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। घर के अंदर का डर अब गांव में फैलने लगा था, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बंटी और राकेश की हालत देखकर लोग परेशान थे, पर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। बच्चे हैं, शायद डर गए होंगे, लोग कहते थे। पर गांव में कुछ और भी अजीब होने लगा था। रात को गांव के पुराने कुएं से आवाज आती थी। यह कुआं गांव के बाहर खेतों के पास था। यह बहुत पुराना कुआं था और इसका पानी अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। रात के गहरे सन्नाटे में जब हवा भी थम जाती थी तो कुएं से एक धीमी दर्द भरी आवाज आती थी, मैं अब भी जल रही हूं। यह आवाज इतनी धीमी होती थी कि अगर ध्यान न दिया जाए तो सुनाई भी न दे। पर जो लोग रात में खेतों से लौटते थे या देर रात तक जागते थे, उन्होंने ये आवाज सुनी थी। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद हवा की आवाज होगी या किसी जानवर की, पर आवाज में एक अजीब सी कसक थी, जैसे कोई सच में दर्द में हो। कुछ दिनों तक ये आवाज आती रही और फिर गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। गांव की सबसे पुरानी बुजुर्ग औरतें जो गांव के इतिहास को जानती थीं, उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी कुएं के पास एक नर्तकी को जिंदा जलाया गया था। वो नर्तकी बहुत सुंदर थी और अपने नाच के लिए जानी जाती थी, पर उसने ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाई थी और ठाकुर ने उसे सजा देने के लिए जिंदा जला दिया था।
उसकी लाश इसी कुएं में फेंक दी गई थी। गोदावरी दादी ने अपनी कांपती हुई आवाज में बताया, लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है। वो शांति नहीं पा सकी। वो आत्मा अब भी जल रही है और उसे एक नए शरीर की तलाश है। उनकी आंखें डरी हुई थीं। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये वही आत्मा थी? क्या ये वही आवाज थी जो कुएं से आ रही थी? और क्या इसका कोई संबंध भाभी से था? ये सवाल सबके मन में उठने लगे, पर कोई जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक रात नत्थू काका के घर के पास रहने वाली चंपा, जो अपनी सहेली के घर से लौट रही थी, उसने भी वो आवाज सुनी। वो कुएं के पास से गुजर रही थी। रात का अंधेरा घना था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि दिन में उमस थी। चंपा ने पहले सोचा कि उसे भ्रम हुआ होगा, पर जब आवाज फिर से आई, मैं अब भी जल रही हूं, तो चंपा के पैर वहीं जम गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। चंपा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपने कदम बढ़ाए और घर की तरफ भागी। घर आकर उसने अपनी मां को बताया, मां, कुएं से आवाज आ रही थी। कोई कह रहा था, मैं अब भी जल रही हूं। चंपा की मां ने उसे डांटा, अरे पगली, रात में ऐसी बातें नहीं करते, वो सब पुरानी बातें हैं। पर चंपा को यकीन था कि उसने जो सुना था वो सच था। उसकी आंखों में डर था। अगले दिन गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। सब लोग कुएं की आवाज और नर्तकी की आत्मा की बात करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि यह सब अंधविश्वास है, पर कुछ लोग डर गए थे। उन्होंने देखा कि जब से नई बहू आई है, तभी से गांव में अजीब चीजें हो रही हैं। एक शाम कुछ औरतें नत्थू काका के घर गईं। उन्होंने भाभी से बात करने की कोशिश की। बहू, तुम ठीक हो? एक औरत ने पूछा। भाभी ने बस सिर हिलाया। तुम्हारी पायलें क्यों नहीं बजती? दूसरी ने पूछा। भाभी ने अपनी नजरें नीचे कर ली और कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक खालीपन था। औरतों को लगा कि भाभी कुछ छुपा रही हैं। उन्हें लगा कि भाभी की चुप्पी में कोई गहरा रहस्य छुपा है। क्या यह वही आत्मा थी जो अब गांव की मासूम लड़कियों की तरफ खिंच रही थी? क्या वो नर्तकी की आत्मा किसी नए शरीर की तलाश में थी? और क्या उसने भाभी के शरीर को अपना ठिकाना बना लिया था? यह सवाल अब गांव के हर व्यक्ति के मन में था। डर धीरे धीरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। कुएं से आने वाली आवाजें और बंटी व राकेश की डरी हुई हालत ने गांव में एक अजीब सा तनाव पैदा कर दिया था। लोग अब हर छोटी बात पर डरने लगे थे। सूरज ढलते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था। कोई रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात चंपा को नींद नहीं आ रही थी। उसे कुएं से आने वाली आवाजें याद आ रही थीं। वो अपनी चारपाई पर लेटी थी, पर उसकी आंखें खुली थीं। आधी रात हो चुकी थी। तभी उसे बाहर से हल्की सी घंटियों की आवाज सुनाई दी। ये मंदिर की घंटियां थीं। चंपा को अजीब लगा, इतनी रात को मंदिर में कौन होगा? चंपा अपनी चारपाई से उठी और धीरे से दरवाजे की तरफ गई। उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांका। बाहर घना अंधेरा था, पर मंदिर की तरफ से हल्की सी रोशनी आ रही थी। चंपा ने देखा, मंदिर के पास जहां घंटियां बज रही थीं, वहां कोई नाच रहा था। चंपा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो नाचने वाली आकृति भाभी की थी। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, पर यह साड़ी अजीब थी। वो साड़ी जल रही थी। उसमें से हल्की हल्की लपटें निकल रही थीं, पर साड़ी जल नहीं रही थी, बस चमक रही थी। और भाभी नाच रही थीं, बिना संगीत के, बिना किसी आवाज के। उनके पांव जमीन से थोड़े ऊपर उठे हुए थे, जैसे वो हवा में नाच रही हों। चंपा ने देखा कि भाभी का शरीर नहीं था। जहां शरीर होना चाहिए था, वहां बस एक धुंधली सी आकृति थी जो लाल साड़ी में लिपटी हुई थी, और उस आकृति के भीतर से भाभी का चेहरा दिख रहा था। उनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो चंपा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो मुस्कान डरावनी थी, जैसे कोई बहुत खुश हो, पर उसकी खुशी में कोई शैतानी छिपी हो। चंपा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। वो आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी। वो बस उस भयानक दृश्य को देख रही थी। भाभी की वो जलती हुई लाल साड़ी और बिना देह का नाच उसे अंदर तक डरा रहा था। भाभी नाचते नाचते मंदिर की घंटियों के पास गईं
और उन्होंने 1 घंटे को छुआ। जैसे ही उन्होंने घंटे को छुआ, घंटे की आवाज और तेज हो गई, पर किसी ने उसे बजाया नहीं था। चंपा को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन घंटियों को बजा रही हो। चंपा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, वो भाभी नहीं है। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज गई। जैसे ही चंपा चिल्लाई, भाभी का नाच रुक गया। उन्होंने अपना सिर धीरे से चंपा की तरफ मोड़ा। उनकी आंखों में वही लाल चमक थी जो बंटी और राकेश ने देखी थी। वो आंखें सीधे चंपा को घूर रही थीं। चंपा को लगा जैसे उन आंखों में कोई शैतान हो। चंपा डर से पीछे हटी और अपने कमरे की तरफ भागी। उसने दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर में घुस गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे वो आंखें अभी भी उसे देख रही हों। वो उस रात बिल्कुल नहीं सो पाई। अगली सुबह हुई। चंपा की मां ने उसे जगाया, पर चंपा बिस्तर पर नहीं थी। उसकी मां ने पूरे घर में ढूंढा, पर चंपा कहीं नहीं मिली। गांव में शोर मच गया। सब लोग चंपा को ढूंढने लगे। गांव के लोग कुएं के पास गए, जहां से रात में आवाज आती थी। कुएं के पास जमीन पर सिर्फ चंपा की चप्पलें मिली और कुछ नहीं। चंपा गायब थी। पूरे गांव में डर का माहौल छा गया। सब लोग नत्थू काका के घर गए। उन्होंने भाभी से पूछा, चंपा कहां है? क्या तुमने उसे देखा? भाभी ने अपना घूंघट थोड़ा सा उठाया। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, पर उनके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वही मुस्कान जो चंपा ने रात में देखी थी। भाभी ने बहुत धीमे से कहा, चंपा अब शांति में है। उनकी आवाज में कोई दुख नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भाभी ऐसा क्यों कह रही हैं। उनकी मुस्कान और उनके शब्द गांव वालों को अंदर तक डरा गए थे। अब सबको यकीन हो गया था कि भाभी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। ये वो भाभी नहीं थी जो शादी करके आई थी। चंपा के गायब होने से गांव में हाहाकार मच गया था। अब किसी को कोई शक नहीं था कि भाभी के साथ कुछ अजीब है। गांव के लोग डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। नत्थू काका और उनकी पत्नी भी बहुत परेशान थे। उन्होंने गांव के मुखिया से बात की। मुखिया ने सुझाव दिया कि पंडित जी को बुलाया जाए। पास के शहर से पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी बहुत ज्ञानी थे और ऐसी चीजों को समझते थे। जब पंडित जी गांव आए तो पूरे गांव के लोग उनके पास जमा हो गए। उन्होंने नत्थू काका के घर की पूरी कहानी सुनी। भाभी का अजीब आगमन, पायल का न बजना, कुत्तों का चुप रहना, बंटी का उल्टी चाल देखना, राकेश का छत से लटकती हुई आकृति देखना, कुएं से आने वाली आवाजें और चंपा का गायब होना। पंडित जी ने सब कुछ ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, मुझे बहू को देखना होगा। नत्थू काका भाभी को पंडित जी के सामने लाए। भाभी अभी भी घूंघट में थीं और चुपचाप खड़ी थीं। पंडित जी ने भाभी को ध्यान से देखा। उनकी नजरें भाभी के चेहरे पर टिकी थीं, भले ही वो घूंघट में था। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उन्होंने सीधे कहा, यह शरीर उसका है, मगर आत्मा किसी और की। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सब चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पंडित जी ने इतनी जल्दी सच बता दिया। पंडित जी ने आगे बताया, ये एक भटकी हुई आत्मा है जो कई सालों से इस गांव में भटक रही है। ये वही नर्तकी की आत्मा है जिसे कुएं के पास जलाया गया था। उन्होंने गहरी सांस ली। जब ये बहू ब्याह कर आई थी, उसी रात ये मंदिर के पास से गुजरी थी, जहां वो जलती आत्मा बंधी हुई थी। उस आत्मा ने इस बहू की देह को अपना घर बना लिया। पंडित जी की बातें सुनकर गांव वाले डर गए। उन्हें अब सब कुछ समझ में आ रहा था। पायल का न बजना, कुत्तों का चुप रहना, उल्टी चाल, छत से लटकती आकृति, कुएं की आवाज और चंपा का गायब होना, यह सब उस भटकी हुई आत्मा का काम था। पंडित जी ने कहा, अब सिर्फ अग्नि ही उसे रोक सकती है। हमें एक बड़ा अग्नि यज्ञ करना होगा और इस आत्मा को इस शरीर से बाहर निकालना होगा। नहीं तो यह आत्मा हर उस औरत को अपना शिकार बनाएगी जो इसके रास्ते में आएगी। हर औरत इसी तरह एक दिन गायब हो जाएगी। गांव वालों ने पंडित जी की बात मानी। उन्होंने मिलकर मंदिर में एक बड़ा अग्नि यज्ञ करने का फैसला किया। अगले दिन सुबह
पूरे गांव ने मिलकर भाभी को मंदिर में लाकर अग्नि यज्ञ शुरू किया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और गांव वाले डरते डरते यज्ञ में आहुति दे रहे थे। जैसे ही यज्ञ की आग तेज हुई, आसमान में बिजली कड़की, तेज हवा चलने लगी और पेड़ हिलने लगे। भाभी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थीं, अचानक हंसने लगीं। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में दहशत फैल गई। उनकी आवाज में कोई इंसानियत नहीं थी, बस एक ठंडी डरावनी गूंज थी। तुम मुझे जला नहीं सकते, मैं अब हर उस लड़की में हूं जो खेतों से गुजरती है, भाभी ने हंसते हुए कहा। उनकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। और फिर सबकी आंखों के सामने भाभी धीरे धीरे हवा में उठ गईं। उनका शरीर धुंधला होने लगा। अग्नि भड़कती रही, पर वो हवा में घुल गईं। उनका शरीर पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। सिर्फ उनकी हंसी की गूंज और उनके आखिरी शब्द हवा में तैर रहे थे। पंडित जी ने यज्ञ रोका। उनके चेहरे पर निराशा थी। उन्होंने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। ये अब किसी एक शरीर में नहीं, बल्कि हर जगह फैल गई है। अब गांव में नई भाभियां नहीं आती, और जो आती हैं उनकी आंखें एक दिन लाल हो ही जाती हैं। गांव में अब भी रात को कुएं से हल्की आवाज आती है, मैं अब भी जल रही हूं। और जब कोई लड़की खेतों से गुजरती है तो उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो और उसके पीछे कोई उल्टी चाल चल रहा हो। डर अब गांव का हिस्सा बन गया था।